वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एपिसोड है शत्रुबोध का 71। आज बात करेंगे ईरान के बारे में। ठीक है, तो वेनेजुएला के बाद जो है अमेरिका अब जो है वो ईरान को गिराने जा रहा है या ऑलमोस्ट मान लीजिए गिर चुका है। एंड व्हाट विल फॉलो इज सिविल वॉर एंड केओस। ठीक है, तो उसके बाद नुकसान क्या होगा ईरान का, भारत का, और फायदा क्या होगा पाकिस्तान और अमेरिका का। ठीक है, अब ऐसा वैभव सिंह का कहना है और मैं इस बात से कन्विंस भी हूँ कि आपको अड़ोसी पड़ोसी का सहयोग चाहिए होता है किसी का घर गिराने के लिए। ठीक है, जितना कोई पड़ोसी पड़ोसी को नुकसान पहुंचा सकता है दूसरे से पैसा लेके, उतना और कोई नहीं कर सकता है। तो पाकिस्तान तो पहले से बिका हुआ है अमेरिका के हाथों। तो जब अमेरिका पैसा दे रहा है ना, सीक्रेट डील्स हो रही हैं, आसिम मुनीर जो है वो फेवरेट जनरल है डोनाल्ड ट्रंप के, तो किस लिए? सिर्फ भारत के खिलाफ थोड़ी, वो तो अफगानिस्तान के खिलाफ भी फेवरेट जनरल है, फिर वो ईरान के खिलाफ भी फेवरेट जनरल है। और बातें करेंगे साले उम्मा की, है ना, मुस्लिम ब्रदरहुड की। हम मुसलमान मुसलमान भाई हैं, ये कौन सा भाई है? साले तुम ईरान कैसी तैसी कर रहे हो, तुमने बलूचों को मारा है, तुम पश्तूनों से लड़ रहे हो, लोग तुम पे हमला कर रहे हैं, काहे का भाईचारा है? चूतिया बना रखा है बस पाकिस्तान के लोगों को, और भारत के लोगों को भी बेवकूफ बना रखा है इन लोगों ने। ठीक है, तो वैभव सिंह का मानना है कि खमेनी की गवर्नमेंट गिरने के बाद ईरान में 10 से 12 ग्रुप्स खड़े हो जाएंगे वहां पे और आपस में एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देंगे, मोर लाइक सीरिया। ठीक है, और ये खमेनी है, ये दौड़ के भाग जाएगा रशिया। वहीं सेफ भी है भाई, देखो चाइना हो सकता है, पता नहीं चाइना जाएगा कि नहीं जाएगा। चाइना में इन लोग के रिलीजियस बिलीफ भी टकराते हैं ना, तो हो सकता है खमेनी ये वहां न जाके सीधे भाग जाए फ्रांस। यूरोप तो जाने से रहा ना, वो टाइम खत्म हो गया जब खमेनी जो है फ्रांस भाग गया था ना। तो अब हाँ, तो वैभव सिंह का कहना है, मेरा भी वही मानना है, मतलब एक टॉपिक उन्होंने बोला है तो जितना मैं एग्री कर रहा हूँ, तो जितना एग्री नहीं कर रहा हूँ वो बात करने की वो कोशिश करी जा रही है। तो उनका ये कहना है कि इस तरह के जो अनस्टेबल गवर्नमेंट होती है, अनस्टेबल लैंडलॉर्ड्स होते हैं, है ना, वो छोटी छोटी जगहों पे एक एक गुंडा होता है, वो जो है वो डिक्टेटर बन के वहां पे शासन करता है, ये ओवर द पीरियड बहुत नुकसान करता है पूरे पूरे एरिया को। ठीक है, अब उसमें जो भी पैसा लेकर आएगा, चाहे अमेरिकी, चाहे इजरायली, चाहे भारत वाले और चाहे चाइना वाले, उनके लिए बेसिकली वहां पे जो है वो एक तरीके से काम होना शुरू हो जाएगा। तो जो चाइना की इन्वेस्टमेंट है ईरान में, वो लगभग लगभग तबाह हो जाएगी, ऐसा देखने से लग रहा है। बट और क्या तबाह हुआ? और तबाह होगा जो ग्रुप्स ईरान के अंदर से पाकिस्तान पे हमले कर रहे थे ना। ऐसा लग रहा है कि बलोच लोगों को सपोर्ट मिल रहा है, ईरान पार्ट ऑफ बलूचिस्तान से। ठीक है, सिस्तान समथिंग जगह है। ठीक है, तो दूसरे के घर में आग लगा के जो है इस तरीके से पाकिस्तानी सोच रहे हैं, इवन आसिम मनीर सोच रहे हैं कि वो जो है वो फायदा हो जाएगा उसको और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो देखना वाली बात रहेगी कितना फायदा होता है। अफगानिस्तान में फायदा हुआ है, अभी ईरान में फायदा होना बाकी है। ठीक है, तो जियो पॉलिटिक्स जो है वो मोहल्ले की लड़ाई जैसी है ना। किसी के घर का लड़का दूसरे लड़के से लड़ाई कर लेता है, फिर वो उसकी बिटिया लेके भाग जाते हैं, फिर वो उससे सामान खरीदना बंद कर देते हैं, है ना, उसको उधार दे देते हैं। काइंड ऑफ मोहल्ले जैसा ही है। बट मुश्किल यहाँ पे ये है कि यहाँ पे लोगों को दुख होता है, यहाँ पे सैकड़ों हजारों लोगों को दुख होता है। तो ईरान में सरकार गिरने जा रही है, इसके बाद शायद रसिया में ट्राई करेगा अमेरिका। लेकिन देखिए, आप इससे ये भी पता लगता है कि कितना आसान है किसी भी तरीके से किसी एक देश को एक पॉइंट तक ले जाना और उसके बाद
आराम से एक एक देश गिराया जा सकता है। जैसे पहले वेनेजुएला को अनस्टेबल किया गया है। वेनेजुएला अनस्टेबल हो गया है, जैसे मान लीजिए अनस्टेबल नहीं भी होगा तो तेल बिकेगा नहीं, सिंगल वही चीज बिकती है उनके यहाँ। सामान महंगा 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 होता चला जाएगा, आपस में मारटाई शुरू हो जाएगी। तो वेनेजुएला देश लगभग लगभग बर्बाद हो चुका है। ठीक है, अब ईरान में भी यही हाल होगा। वो जो शिप आएंगे बड़े वाले, वो तेल जाने नहीं देंगे बाहर। ऐसा लग तो रहा, पता नहीं कितना ईरान वाले लड़ते हैं, कितना वो नहीं लड़ते हैं, या भारत इसमें कितना वो करता है, कि चाइना इसमें कितना वो करता है। एक तो चाइना लड़ाई लड़ना नहीं चाहता है, लड़ाई आगे की भारत भी नहीं लड़ना चाहता है, क्योंकि अभी दोनों मान के चल रहे हैं कि अमेरिका जो है वो बड़ा देश है। बड़ा देश है और वो काफी नुकसान पहुंचा सकता है। और डोनाल्ड ट्रंप हो सकता है कि मिड टर्म में हार जाए, हो सकता है 4 साल में हार जाए, है ना। पर जिस तरीके से वो आइस एजेंट्स का यूज करके अमेरिका में विपक्ष के वोट काट रहा है, काइंड ऑफ, अगर भारत का कॉन्सेप्ट लिया जाए तो रोहिंग्या जैसे भारत से जा रहे हैं, बांग्लादेशी जैसे भाग रहे हैं भारत से, उसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने भी जो लोग इलीगल आए थे, जो कि जो बाइडेन के और दूसरी पार्टी के वोटर्स हैं, उनको काटना शुरू कर दिया है। पता नहीं साले, लेकिन तब भी आ रहे हैं भाई लगातार। हाँ, कहीं वो कार की डिग्गी में घुस के चले आ रहे हैं, कहीं कैसे घुस के चले आ रहे हैं। तो प्राइस डिफरेंस बहुत ज्यादा है, वो डॉलर्स की जो कीमत है ना, वो बहुत ज्यादा अंतर है। अभी एक दिन मैं कंपैरिजन कर रहा था, तो जो मेक्सिको में जो ड्राइवर्स को पैसा मिलता है वो 1/5 है जो अमेरिका में मिलता है। मतलब आप सोचो, अगर आप 4-10 ट्रिप्स लगा लेते हो मेक्सिको के अंदर और 2 ट्रिप्स लगा लेते हो अमेरिका में, तो बराबर है ना। और इसी तरीके से हर चीज पे है डिफरेंस वहाँ पे, खाने से लेके, और उसमें सब्जी वब्जी सारी मेक्सिको से ही जाती है अमेरिका। तो जो ये प्राइस का डिफरेंस है और जो ये डॉलर की सुप्रीमेसी है, वो अलग ही लेवल पे है भाई। और उसको आप इस तरीके से खत्म नहीं कर सकते हो, उसको आपको जो है वो बॉन्ड्स खर्चा करके इस सब तरीके से खर्चा करना पड़ेगा। ईरान के पास कुछ था नहीं, वेनेजुएला के पास कुछ था नहीं। तो यूरोप, रशिया, भारत, इन सबको मिल के अगर डॉलर के खिलाफ लड़ना है तो ही पॉसिबल है, नहीं तो बहुत सारे देश लगातार गिरने वाले हैं। इट विल बी अ वाइल्ड वेस्ट फॉर मोस्ट ऑफ द कंट्रीज, अगर वो डॉलर्स को डिच नहीं करते हैं तो। थैंक यू।